तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 318 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग प्राइमरी केओस सिटी में आ चुका था और वहाँ पे लू फेंग के टीचर उन्हें कई सारे मैनुअल्स भी देते हैं, जिनमें कि हमें 20 गॉड 7 टेक्निक जो कि जियो लूडो ने बनाया होता है और हमें बताया जाता है कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि इसके फर्स्ट लेवल में पार्शियल फ्यूजन होना चाहिए गोल्ड और स्पेस में, सेकेंड लेवल थर्ड लेवल इन सब के बारे में नहीं बताया जाता, डायरेक्ट 6 लेवल में कि इसमें हमें कम्प्लीटली गोल्ड और स्पेस में फ्यूजन कर लेना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इसको सीख जाएंगे। और जो भी इस 6 लेवल को सीख जाएगा वो ऑलरेडी यूनिवर्स मास्टर के नीचे का जितना भी कोई बंदा होगा उसमें इनविंसिबल बन जाएगा। अब जे लियो डू भी ये जानते थे कि यहाँ पे यूनिवर्स आराम से 20 गॉड यूनिवर्स मास्टर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कोई बना सकता है और यहाँ पे गोल्ड और स्पेस लॉ से भी ज़्यादा पावरफुल कोई बन सकता है, लेकिन यहाँ तक करने से वो आराम से इतना स्ट्रांग बन सकते हैं। अब जिस बंदे ने भी 7 टेक्निक्स को मास्टर करके 7th लेवल पे आ गया तो वो यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर जितना ट्रू बीस्ट गॉड बन जाएगा, वहाँ पे उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे 7 टेक्निक को सीखना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लू फेंग क्या था कि इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेने पे एक नाइट बनना है और इसको एब्सोल्यूट जीनियस माना जा सकता है, लेकिन इसको करना पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा 1000 ऑफ टाइम्स ज़्यादा हार्ड होने वाला है। लेकिन लू फेंग जानता था कि यहाँ पे जो पार्ट हार्ड होगा उतना ज़्यादा उसको स्ट्रेन मिलेगी। अगर मैं लू फेंग को दिखाया जाता जिसके तभी मन में ख्याल आता और क्या था कि मेरे पास जील वुडू की गाइडेंस है, उसके साथ 20 गॉड 7 टेक्निक्स मौजूद है और साथ में 20 गॉड स्टैचू भी है। फिर इसके बाद वो अपने कॉन्शियसनेस को इंटरनल वर्ल्ड में भेजता है जहाँ पे बड़ा सा ग्रासलैंड होता है और वहाँ पे ब्लैक क्लॉथ पे लू फेंग मोसा क्लैन की बॉडी अपीयर होती है और उसी के सामने एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी होता है और वहाँ पे वो बहुत बड़ा होता है। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने वही लिटिल बीस्ट गॉड स्टैचू होता है और इसका प्रेशर भी उसी गोल्डन हॉर्न रेस बीस्ट कैनवन के स्टैचू जैसा ही होता है, क्योंकि उसी के साथ सिमिलर होता है और इसमें ट्रू बीस्ट गॉड की कंडेंस एनर्जी भी भरी हुई होती है। अब तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहां से उठता है और सडनली जोर से हाउल करता है और यहाँ पे ब्लैक क्लॉथ लू फेंग की आंखें चमक उठती है और एक्साइटेड होते हुए कहता है मैं जानता था कि आखिर यहाँ पे इस स्टैचू से इतना फाइनल प्रेशर क्यों नहीं कर रहा था, ये इसलिए क्योंकि ये स्टैचू ही अपने आप में फ्यूजन ऑफ लॉज है। यहाँ पे बीस्ट गॉड स्टैचू में हर एक जगह पे फ्यूजन लॉ मौजूद है जो कि इसमें से इतना प्रेशर रिलीज करती है। लू फेंग जब ब्लड रिवर वर्ल्ड में था तो वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये स्टैचू कैसे बना था और ये एक एटकिन है जो कि ट्रू बीस्ट गॉड के ही जैसा है। यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग का ये बीस्ट गॉड स्टैचू ट्रू वर्जन तो नहीं, ये सिर्फ कॉपी कैट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिससे किया गया है वहाँ पे फ्यूजन ऑफ लॉ भी मौजूद है। लू फेंग क्या था इसी कारण तो इसमें बीस्ट गॉड स्टैचू की प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे प्रेशर बनाई हुई है। लू फेंग हंसने लगता है और क्या था कि मेरे पास बीस्ट गॉड स्टैचू है जिसकी बॉडी ही फ्यूजन लॉ से कवर है। लू फेंग क्या था कि मेरे पास अब तो 7 टेक्निक्स भी मौजूद है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, मैं इन सबको मिलाकर अपने आप को और भी पावरफुल बना सकता हूँ और इन सब से मेरी पाथ ऑफ बीइंग इग्नाइट करना यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा और ये दोनों मिलके मुझे फ्यूचर में बहुत ही हाई अचीवमेंट जरूर दिला सकते हैं। लू फेंग इन्हें सब के बारे में सोचने लगता है और यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बताई गई होती है जिसको मैं स्किप कर देता हूँ, ये वैसे काम की नहीं होती है। अब फिर मैं सीन चेंज कर टू एंड रेजिडेंट प्राइमर के उस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग होते हैं और उसके टीचर होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग अपने टीचर के सामने भूख कर देता है और टू यान भी अपने ग्रास पे बैठने को बोलते तो लू फेंग बैठ जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लू फेंग वर्चुअल वर्स में गया था ये सारे मैनुअल्स लेने और अभी की मर्तबा वो सब रियलिटी में ही होते हैं और वहाँ पे वर्चुअल वर्स में आने से बाद यहाँ पे ट्रू एंड लू फेंग से पूछते कि क्या तुमने मैनुअल को फिनिश कर लिया, तो लू फेंग कहता है हाँ। तो यहाँ पे मैं ट्रू एंड को दिखाया जाता जो कि आंखों में आशा भरी लेके वो लू फेंग से पूछते कि आखिर ये कैसा है, क्या ये तुम पे फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पे कोई कह दे ट्रेनिंग के शुरुआत में ही कि ये मुझे फिट नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे वो कर भी क्या सकते हैं, लेकिन उन्होंने लू फेंग को अपने टेक्निक्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए देखा था, उन्होंने लू फेंग के टाइम को भी जान लिया था, इसलिए तो उन्होंने इतने सा पॉइंट्स को खर्च करके लू फेंग के लिए इस मैनुअल को लाया होता है। यहाँ पे ट्रू एंड का फॉर्च्यून इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन इस 7 वॉल्यूम्स को खरीदने के लिए
उनके पूरे की पूरे फॉर्चून का 110 लग चुका था। यहाँ पे अभी लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छे से शूट कर रहा। तो ये सुनकर ट्रुयान हंसने लगते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ कि ये तुम्हें अच्छा से फिट बैठ रहा है, नहीं तो यहाँ पर मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता। अब यहाँ पे ट्रुयान आगे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल है, इसलिए अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। तो लू फेंग भी हामी भरता और कहता कि हाँ। अब यहाँ पे वो बीस्ट गॉड ट्रू पाइनिकल पाथ पे चल रहा था, इससे लू फेंग कॉन्फिडेंस था। ट्रुयान उससे कहते हैं फिर ठीक है लू फेंग, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जितना कि तुम वर्चुअल कंपनी में दिखाते हो, इसलिए तुम दिखाओ अपनी स्ट्रेंथ को। और लू फेंग भी हंसने लगता है। अब यहाँ पे उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें उसे दिखाना चाहिए, तुम्हें अपने हेवनली टैलेंट्स को दिखाना चाहिए। जितना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा होगा उतना ज्यादा तुम्हें लोग फेवर किया जाएंगे। यहाँ पे हर एक प्राइमरी रीजन में जितने भी सेक्टर लॉर्ड होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं ताकि उन्हें नेच्योर कराया जाए। और जितना तुम स्ट्रांग होगे और जितना अच्छा तुम परफॉर्म करोगे, जैसे ही तुम सेक्टर लॉर्ड में ब्रेकआउट करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। अगर तुम कमजोर होगे तो तुम्हें कम मिलेगा, अगर तुम स्ट्रांग होगे तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी कहता तो ऐसी बात है। अब यहाँ पे ये भी सही था क्योंकि प्राइमर के उस सिटी में उसे अपनी लो प्रोफाइल रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लू फेंग को अपनी पावर दिखाने का जरूरत था, जितना कि वो दिखाता नहीं था। अब लू फेंग ने अपने यहाँ पे फर्स्ट मैनुअल बीस्ट गॉड 7 टेक्निक्स को पढ़ना शुरू कर लिया था। फर्स्ट लेवल एक पार्शियल फ्यूजन होता है स्पेस एंड गोल्ड लॉ का। लू फेंग ने तो ऑलरेडी गोल्ड लॉ का रिकॉग्नाइजिंग कर लिया होता है और यहाँ पे लू फेंग को इन सब करने में थोड़ी सी आसानी हो गई थी। अब स्पेस लॉ के टर्म्स में देखा जाए तो लू फेंग ने फर्स्ट लेवल रिक्वायरमेंट्स में से फर्स्ट 3 पिक्चर ऑफ 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को पढ़ लिए होते हैं। लू फेंग सोचता है कि सील वुड ने नॉर्मल कंप्रीहेंशन किया था और यहाँ पे मुझे अभी 108 वंडर्स को ट्रूली कंप्रीहेंड करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी फर्स्ट लेवल को भी अच्छे से मास्टर नहीं किया था। लू फेंग कहता है कि पहले मैं 108 वंडर्स स्पेस लॉ को कंप्लीटली करूंगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि आगे क्या करना। लू फेंग का मोसा क्लैंस का बॉडी, गोल्डन हॉर्न बेस का बॉडी और यहाँ पे उसकी बॉडी, वो सभी मिलके 180 साल तक गोल्ड हॉर्न रेस में खुद को ट्रेन की थी और इसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और यहाँ पे लू फेंग बहुत साल तक ट्रेनिंग करना था और लू फेंग के टैलेंट के मुताबिक वो आराम से इन 9 बेसिक टैबलेट्स को पढ़ सकता है। अब पिछली बार लियान लुओ जो कि एक जीनियस माना जाता था, उसे 3000 साल लगे थे अपने सेक्टर लॉ लेवल में उस 108 वंडर्स को कंप्रीहेंड करने के लिए। लू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ पे 4th और 5th पिक्चर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होगा, मुझे अपने लिए एक पाथ चूज करना होगा और अपने आप को टफ बनाना होगा, मुझे ऐसे ही करना होगा। जिसके बाद लू फेंग कहता है चलो देखते हैं। फिर उसके बाद लू फेंग वहाँ पे उसी बालकनी पे बहुत ही लंबे समय तक अपने पैर को क्रॉस करके ट्रेंड करना शुरू कर देता है और उसी वक्त गोल्डन हॉर्न बेस भी अपने ह्यूज बेस्ड गॉड स्टैचू को पढ़ना शुरू कर देता। मोसा क्लैंसमैन तो वो अपने स्पेस लॉ को पढ़ना भी स्टार्ट कर चुका था और 3 मिलके एक का काम कर रहे हैं और बेस्ड गॉड स्टैचू की मदद से वो अपने लॉ रिवॉल्यूशन को प्राइमर यूनिवर्स में अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा था। और यहाँ पे सिटी लीडर रेजिडेंस में उसने टैबलेट को पर्सनली देखना चाहा था और वहाँ पे वो कभी कभार तो एम्पर लेवल अनडाइंग टीचिंग में भी चला जाता था, जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग स्पीड बहुत फास्टर हो जाती है। अब समय बीतने लगता है और यहाँ पे लू फेंग का डेली रूटीन बन जाता है कि वहाँ पे एम्पर लेवल अनडाइंग क्लास का भी अटेंड करना है, उसको बीस्ट गॉड स्टैचू को भी स्टडी करना है, खुद को ट्रेन भी करना है। लू फेंग एक मशीन के जैसा बन गया था जो कि सिर्फ काम ही कर रहा होता है। अब एक ब्लिंक ऑफ आई के साथ ही 90 साल पास हो जाते हो। देख रहे हो ना कितना जल्दी साल पास आउट हो रहा है। अब यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स टाइम में देखा जाए तो एक्चुअल यूनिवर्स में 300 साल बीत चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स में टाइम स्लो चलता है और एक्चुअल यूनिवर्स में टाइम फास्ट चलता है। इसलिए यहाँ का 90 साल बाहर के 300 साल के बराबर होता है। प्राइमर के सिटी वहाँ पे हमें सीन चेंज कर वहाँ के एक मैजेस्टिक इंसेंट रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे बंदे अपने पैर को क्रॉस करके बैठे हुए थे और वहाँ पे एक ओल्ड मैन जो कि ग्रीन स्किल्स में कवर होता है, जिसके लंबे दाढ़ी होते हैं, वो वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। लू फेंग उस क्लास को अटेंड कर रहा होता है और कहता तो ऐसा होता है ये तो बहुत ज्यादा वंडरफुल है। अब लू फेंग उसको देखकर सारी चीजों को समझ रहा होता है और जितने भी डाउट लू फेंग के माइंड में होते हैं वो सभी को क्लियर अप कर रहा होता है। ये ओल्ड मैन टीचिंग जो क्लास कर रहा होता है, लू फेंग 90 साल से इन्हीं सब के पास आ रहा था और वेरियो जैसे कि यांगलॉन एम्पायर वो भी प्राइमर के सिटी में वेल रेप्टेड पर्सन माने जाते हैं और वो भी एक ट्रू पाइनेकल लेवल बीइंग में से आते हैं, जिनकी एम्पायर लेवल अनडाइंग में बहुत अच्छी पावर लेवल है। अब देखा जाए स्ट्रेंथ में तो वो ट्रू एंड एम्पायर के काफी नजदीक है
और ट्रू एंड एम्पायर यांग लॉ एम्पायर ये दोनों पाइनिकल लेवल एम्पायर्स हैं, जिसमें कई सारे बंदे जो कि उनसे लो लेवल्स के होते हैं उनकी क्लास को अटेंड करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके टेक्सिंग बड़े कमाल के होते हैं। अब यहाँ पे वो बंदा क्या था कि आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और सारे बंदे जितने भी 1000 ऑफ वॉरियर्स होते हैं वो कहते हैं थैंक यू टीचर, जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब यांग लॉ एम्पायर स्माइल करते हैं और अपने सारे बच्चों को जाते हुए देखते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चों को, यहाँ पे एक बंदा बात कर रहा था अपने दोस्त से जो कहता है टू का वो जरूर लू फेंग होगा, मैंने उसका नाम सुना है कि यहाँ पर वो एब्सोल्यूट जीनियस है और मैं पहला दफा है कि मैं उसको देख रहा हूँ और यहाँ पे प्राइमरी रीजन में वो जरूर डोमेन लॉर्ड का बंदा है और तुम तो अभी भी प्राइमरी रीजन के एक डोमेन लॉर्ड के बंदे हो, तुम उनसे मिले होंगे ना। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा। अब यहाँ पे वो दोनों बंदे एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और उसी एक बंदे में एक और बंदा होता है जो कि मोटा होता है और 3 सॉफ्ट हॉर्न्स उसके सर पे लगे होते हैं, जो कि लू फेंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि यहाँ पे वो जरूर प्राइमरी रीजन का डोमेन लॉर्ड का बंदा है और अभी के मर्तबा टोटल 11 लोग हैं डोमेन लॉर्ड जो कि प्राइमरी रीजन में मौजूद है। और वो क्या था, वो तो अभी अभी यूनिवर्सल लेवल से उठा है और उसने तो अभी क्वालिफिकेशन बैटल में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो फैटर बंदा कहता है कि ये क्या फिटी है। तो यहाँ पे स्किनी बंदा कहता है कि इसमें क्या हुआ, तीसलू यहाँ पे तुम इसके बारे में केयर करते हो। तो फैटर बंदा कहता है कि हाँ केयर तो होना ही चाहिए क्योंकि वो एब्सोल्यूट जीनियस तो है। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि उसने अभी डोमेन लॉर्ड में ब्रेकआउट किया है और अभी तक उसने क्वालिफिकेशन बैटल में नहीं किया है पार्टिसिपेट और यहाँ पे डोमेन लॉर्ड का बैटल अभी 18 साल बाद होने वाला है। अब जैसा कि लू फेंग का यूनिवर्सल लेवल में क्वालिफिकेशन बैटल हुआ था वैसे ही डोमेन लॉर्ड्स में भी होता है। तो यहाँ पे लू फेंग का बैटल 18 साल बाद होने वाला है और लू फेंग ने तो अभी अभी ही अपने आप को ब्रेक थ्रू किया, मतलब कि यहाँ पे 90 साल देखा जाए तो डोमेन लॉर्ड इन सारे यूनिवर्स में ये बहुत ही छोटे टाइम माने जाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे लोएस्ट भी 8 लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट किया होता है और यहाँ पे डोमेन लॉर्ड लेवल में भी यहाँ पे तो सबने 10th लेवल को पास आउट किया होता है। और वो कहता है कि ये लू फेंग तो ये जरूर यहाँ पे एलिमिनेट होके एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में चला जाएगा। तो फैक्टर बंदा कहता है कि नए बंदे हैं इनका एलिमिनेट होना बनता है। अब यहाँ पे स्किनी मैन लू फेंग की तरफ देख कर क्या था कि वो तो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। मेरे टीचर ने कहा कि वो एक एब्सोल्यूट जीनियस है और यहाँ पर वो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके प्राइमरी रीजन स्लॉट को जरूर लेगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो पहली मर्तबा ही अपने इस प्राइमरी रीजन को फिर से ले ले। यहाँ पे फैटर बंदा कहता है कि लगता तो नहीं है। अब यहाँ पे सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते, फिर स्किनी बंदा आगे कहता है कि यहाँ पर ज्यादा तो ये है कि हमारे डोमेन लॉर्ड प्राइमरी रीजन में 10 सीनियर्स है और यहाँ पर एक बंदा तो ऐसा जो कि 11th लेवल को पास आउट कर चुका होता है। अभी लू फेंग तो सिर्फ 7th लेवल को पास आउट किया, लेकिन अभी लू फेंग अटेम्प्ट करने नहीं गया होता है और आगे चल के लू फेंग हेवनली ब्रिज को अटेम्प्ट करने जाएगा और पावरफुल बंदों को भी शॉक कर देगा, इतना कि लू फेंग के पास एक पावरफुल टीचर हो जाएंगे जो कि आपको बहुत ही आगे चल पता चलने वाला है। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे मैं तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन 3 बंदे ऐसे हैं जो कि अभी के टाइम पे 11th लेवल को पास आउट कर सकते हैं और बाकी के सब वो सब 10 लेवल को तो बहुत पहले पास आउट कर चुके हैं और सबके अलग अलग सीक्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे वो भी सब ये सारे बात कर रहे थे जो कि बहुत ही लंबा बकवास होता है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब लू फेंग उन्हीं सब भीड़ में से जा रहा था, वो यहाँ पे उन दोनों की बातें सुन पा रहा होता है। अब ऑब्वियस है कि वो दोनों अपने बातों को छुपा कर नहीं कर रहे होते हैं। अब लू फेंग सोचता है कि ये सब बंदे ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, इन्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ। अब टूका और इसमें 10 सीनियर सभी डोमेन लॉर्ड बंदे में से थे जो कि थोड़े से स्ट्रांग भी थे, लेकिन इतने साल में लू फेंग ने 10 सीनियर प्राइमरी रीजन के बारे में समझ लिया था और उनके पावर को भी समझ लिया था और इस वर्चुअस कंपनी में वो सारे रेयर जीनियस से 10,000 इराज में और सबके अपने अपने रिकॉर्ड भी बने हुए थे। अब यूनिवर्सल लेवल, डोमेन लॉ लेवल, सेक्टर लॉ में सबके अपने सीक्रेट रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्राइमरी रीजन है और ऑब्वियस है कि सेक्टर लॉ में इसका बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है और सबका रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है। अब यहाँ पे लू फेंग उन सब की तरफ देख कर कहता है कि मुझे नीचा समझ रहे हो। यहाँ पे उसने क्वालिफिकेशन बैटल में 18 साल बाद जो होने वाला है वो कहता चलो मैं उसमें तुम्हें दिखाऊंगा। तभी हमें बाता को दिखाया जाता जो कहती लू फेंग अब यहाँ पे कहती है कि तुम अंदर से जरूर डोमेन लॉर्ड के बंदे हो, लेकिन सच की बात बताएं तो तुम ऑलरेडी एक सेक्टर लॉर्ड लेवल पे आ चुके हो और तुम्हारी ट्रेनिंग एफिशिएंसी एक दिन का 1 साल के बराबर हो जाता है। तुम्हारे पास तो ट्विन क्लोन है, उसी के साथ तुम्हारे पास बीस्ट गॉड स्टैचू है, तुम उन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तुम सब तो सिंपली उन्हें बुली कर रहे हो। तो
लूफेंग हंसते हुए कहता कि क्या बुली? अब देखा जाए तो लूफेंग उनको बुली ही कर रहा था, क्योंकि 90 सालों में प्राइमर के उस सिटी में रहने के बाद लूफेंग ने 108 वंडर्स में से 102 वंडर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। और एफिशिएंसी के मामले में लूफेंग यहाँ पे 20 टाइम ज्यादा फास्ट है लियान लुओ के, जो कि 3000 सालों में कंप्लीट कर चुका था। और लूफेंग के पास तो मेन 3 क्लोन्स थे, जिसके बाद वहां पे लूफेंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाता। लूफेंग सोचता है कि मैं आशा करता हूं कि मैं क्वालिफिकेशन बैटल से पहले 108 वंडर्स को कंप्लीटली फिनिश कर दूं। और जैसा ही लूफेंग ये करेगा, उसकी स्पेस लॉ कॉम्प्रिहेंशन इतनी कैपेबल हो जाएगी कि वो 12 लेवल हेवनली बीस्ट को आराम से पास आउट कर सकता है। लूफेंग कहता है कि अभी वो अपने शॉकिंग एनर्जी एम्पलीट्यूड से 11 हेवनली बीस्ट को पास आउट कर सकता है। लूफेंग उठता और कहता है चलो यहाँ पे सिटी लीडर रेजिस्टेंस में चलते हैं। तो बाबाता उससे पूछता कि आके तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो लूफेंग स्माइल करता और कहता है 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को पढ़ने के लिए। तो बाबाता उससे कहती है कि पर तुमने तो अपने सारे चांसेस को यूज कर लिया है। अब लूफेंग यहाँ पे 90 ईयर्स में केओस सिटी में रह रहा है। लूफेंग ने एक बार भी हेवनली बीस्ट को यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया था। उसके पास 2 चांसेस थे और उसने उनको 30 साल पहले ही यूज कर लिया था। यहाँ पे लूफेंग स्माइल करता और कहता है सिंपल, मुझे अपने हेवनली बीस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पे लीडर रेजिस्टेंस में जा सकता हूँ और मेरे पास अभी जितना पावर है मैं इनफ आराम से 12 लेवल का पास आउट कर सकता हूँ। जिसके बाद लूफेंग अपने थ्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजता है और यहाँ पे वो सीधे हेवनली ब्रिज की ओर जाता है। दिखाया जाता है उस ब्यूटीफुल आइलैंड पे, जहाँ पे कोई और नहीं बेविन काउंटलेस ईयर से खड़ा होता है और वहाँ पे वो पेशेंसली वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे कहीं न जाने से एक ब्लैक हेयर रूट बंदा अपीयर हो जाता है और वॉचमैन बेविन को दिखाया जाता है, जो कहता तुम तो लूफेंग हो। उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। जिसके बाद हमें लूफेंग को दिखाया जाता है, जो कहता है वॉचमैन बेविन आपने अपना रॉब तो चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे वो हंसते हुए कहते हैं कि मैं एक ही चीज तो हर बार पहने नहीं रह सकता हूँ ना, मैंने यहाँ पे तुम्हें बहुत ही लंबे समय से नहीं देखा है। तुमने तो अपने 7th लेवल को पास आउट करके न जाने कहीं गायब हो गए हो और यहाँ पे एक ही ब्लिंक ऑफ आई में 700 ईयर पास हो चुके हो और अभी तुम यहाँ पे हेवनली ब्रिज को चैलेंज करने आए हो। ये बहुत ही शॉकिंग हो। क्या तुम प्रिपेयर हो? क्या तुम 9th लेवल को पास आउट करने वाले हो या फिर 10th लेवल तक बैरियर है तुम्हारा? अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल थे जो कि डोमेन लॉर्ड बनते थे प्राइमर रीजन में, उन्होंने सभी 10th लेवल को पास आउट किया था और लूफेंग ने तो फ्यू हंड्रेड ईयर तक खुद को ट्रेन किया था। और वॉचमैन बेविन जानता था कि लूफेंग एक ट्रूली एक्सेप्शनल जीनियस है। तो लूफेंग स्माइल करते हुए कहता कि मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाला हूँ। तो वॉचमैन बेविन उसकी तरफ शौक होते हुए कहता कि क्या तुम मुझे सरप्राइज करने वाले हो? और वो कहता है मैं इसका इंतजार करने वाला हूं। अब लूफेंग वहां से आगे बढ़ जाता है और एक बीम ऑफ लाइट बन के 9 यूनिवर्स टैबलेट्स की ओर निकल पड़ता है। अब यहाँ पे लूफेंग को दिखाया जाता है जो 9 यूनिवर्स बीच की ओर आगे जाता है और कहता है ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पे बहुत लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी मैं जाने वाला हूँ अपने स्ट्रेंथ को शोकेस करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं अपनी पावर को दिखाऊंगा। लूफेंग वहां पे अपने अटेम्प्ट को देने चला जाता है। अब यहाँ पे वॉचमैन बेविन को दिखाया जाता है, जो कि जानता था कि लूफेंग बहुत ही ज्यादा जीनियस है। जिसके बाद वो सबको मेल्स भेजना स्टार्ट कर देता है। वॉचमैन बेविन कहता है कि एब्सोल्यूट जीनियस लूफेंग, जो कि 10,000 इरा का है, वहां पे वो जरूर अपर एचेलन उसको देखना पसंद करेंगे। जिसके बाद वो सबको ऑर्डर दे देते और कहते हैं सबको पता रखना चाहिए कि यहाँ पे वो अभी इस ब्रिज को अटेम्प्ट करने जा रहा है। जिसके साथ वो टेंस ऑफ मेल्स को एक साथ भेज देता है। अब यहाँ पे सबको पता था 3 एक्सेप्शनल मेंबर्स जो कि लूफेंग के बैच में है, जिनमें से बोलान, रोंगजुन और यहाँ पे लूफेंग भी होता है। और बोलान और लूफेंग दोनों एक जीनियस माने जाते हैं 10,000 इरा में और रोंगजुन तो वो एक ट्रेजर के रूप में जाने जाते हैं अपर एचेलन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में। यहाँ तक कि अपर एचेलन उन सब एक दूसरे से फाइट कर रहे थे रोंगजुन को अपना डिस्पल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे उन सब में तो सबसे आगे लूफेंग निकल गया था और लूफेंग अभी बहुत ही ज्यादा लीड में है। अब यहाँ पे बुलान और यहाँ पे रोंगजुन के बारे में अभी बीच में कोई नहीं बताया गया है। अभी राइटर ने सिंपली उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। आगे फ्यूचर में उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें जेड एम्पायर को दिखाया जाता है, जहाँ पे तभी उनके पास एक मेल अपीयर होता है और जब वो उस मेल को चेकआउट करते हैं तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है और कहता है लूफेंग अपने हेवनली ब्रिज को अटेम्प्ट कर रहा है। और वो कहता है ये बंदा हमेशा सबको शॉक कर देता है। यहाँ पे अदर जीनियस जो बैच में वो भी अपने हेवनली ब्रिजेस को अटेम्प्ट करने गए थे, स्पेशली बोलान, उसने तो अभी सिर्फ 8 लेवल को ही पास आउट किया है। लोग कहते हैं कि जेड एम्पर, कौन जानता कि आखिर वो कितने लेवल को पास आउट करेगा, 9 या 10 भी अनबिलीवेबल माना जाएगा। किसी को नहीं पता था कि आखिर वो कितने लेवल को पास आउट कर जाएगा।
अब 10 सेकंड से कम ही टाइम में ट्रुयान, जेड, टियाना, बैचिंग ऑफिसर ऐसे कई सारे बंदे टोटल 86 अनडाइंग बिंग वहां पे आ चुके होते हैं। इनमें से हाफ ऑफ देम एम्पर लेवल अनडाइंग बिंग होते हैं और बाकी ऑफिसर लेवल होते हैं और सभी ब्रिज के पास आ चुके होते हैं। अब आइलैंड के सेंटर के ब्रिज एरिया पे दिखाया जाता है ट्रुयान और बाकी सारे अनडाइन आ जाते हैं। ट्रुयान हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पे एक ह्यूज मैन जिसका गोल्डन बियर होता है वो हंसते हुए कहता है ट्रुयान ये आपके एक्सेप्शनल डिस्प्ले के कारण हो रहा है। यहाँ पे नाइट ने ऑर्डर दिया है कि मैं इस बंदे के पास में एक नोट निकालूं और यहाँ पे मैं इसलिए पीछे नहीं हट सकता। यहाँ पे मैंने जैसे ही जाना कि ये अपने हेवनली ब्रिज को यहाँ पे करने आया है तो मैं यहाँ पे जल्दी से आ गया। तो यहाँ पे बाकी सारे एम्पर भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे नाइट के ऑर्डर पे आया हूँ। अब यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता है और ट्रुयान फिर जेड के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जेड तुम्हें लगता है कि नाइट को ये न्यूज देना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपर एस्ट्रोन तुम्हारे इंजीनियर्स को देखने आए हैं और 9 बेड पे जरूर प्रेशर बनने वाला है और वो जरूर तुम्हारे डिस्पल को अपने पास ले लेंगे। तो यहाँ पे जेड कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे नाइट कोई भी नाइट मेरे डिस्पल को नहीं ले सकता है और वो उन सभी अनडाइंग बैंक की तरफ देखने लगता है फिर अपने आप में बात करने लगता है। अब नाइट के बारे में बताया जाता है जो कि यूनिवर्स कंट्री लीडर्स होते हैं वो अचुअनस कंपनी में वो सभी लू फैंग के लिए कम्पिटिट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर भी एक वॉरियर्स आना चाहिए जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सबको पता है कि कोई भी बंदा अगर जीनियस होता है सेक्टर से ब्रेक थ्रू करेगा अगर उसकी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ बहुत ही पावरफुल होगी तो डायरेक्टली हो सकता है कि एम्पर लेवल अनडाइंग में भी ब्रेक थ्रू हो सके और यही कारण वो सभी लू फैंग को लेना चाहते हैं। लू फैंग के बारे में वो पता था कि वो आराम से एक नॉर्मल एम्पर लेवल में आ जाएगा और लू फैंग जब यहाँ पे एक एम्पर लेवल पे आएगा तो वो भी अपने टीचर ट्रुयान की तरफ हो जाएगा और यहाँ पे टाइम आएगा तो उसका भी अपना सेट होगा। अब यहाँ पे 9 उन सब की तरफ देख रहे होते और जेड इन सब की तरफ देख करके आते हैं कि तुम तो सच में उनका फेवर करते हो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग यहाँ बात करने लगते हैं। वहीं पे ब्लैक क्लब लेडी होती है जो कहती है कि यहाँ पे बहुत ही लिस्ट पॉसिबिलिटी है और सबसे कहती है कि आगे तुम सबको क्या लगता है कि वो कितना आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो एक बंदा कहता है कि एटलीस्ट 8 लेवल को ही पास आउट कर लेगा क्योंकि बोलान उसके बैच का 8 लेवल तो आराम से पास आउट किया। तो वहाँ पे वो कहता है कि जितना मैं जानता हूँ वो आराम से नाइट में जाएगा और यहाँ पे वो शॉक कर देगा पीपल को। तो दूसरे बंदे भी कहते हैं कि हम यहाँ पे वो 9 कर सकता है अगर लक अच्छा हुआ तो 10 को पास आउट कर देगा। अब यहाँ पे फिर वो सब पूछते ट्रुयान आपका क्या मानना है। तो यहाँ पे मैं ट्रुयान को भी दिखाया जाता जो हंसते हुए कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि वो 9 लेवल तक आ जाएगा और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद 86 अनडाइन बंदे स्किन की तरफ देखने लगते हैं। लू फैंग वहां पे आ चुका होता है 8 लेवल पे और वहां पे एक जेड ब्लू क्लोटेड मैन होता है जो कि लू फैंग का यहाँ पे मुकाबला करने के लिए आया हुआ होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फैंग कितने लेवल ऑफ हेवनली ब्रिज को पास आउट कर पाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लू फैंग जो करने वाला है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग करने वाला है। सारे के सारे अनडाइन बिंग इसे देखकर शॉक हो जाएंगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि आखिर लू फैंग इतना जीनियस कैसे हो सकता है। आप लोग गेस करके बताओ आखिर लू फैंग कितने लेवल तक पास आउट कर पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।